और क्या पाया इन 2 सालों में, जबकि तब्दीली के नारे बड़े जोरों शोर से थे। पाकिस्तान में डॉलर अब आपको भी पता है कहाँ पर है, हम 160 प्लस डॉलर पर खड़े हैं। महंगाई की शरह 11% से जायद है। परसेंट आम आवाम के लिए बड़ा खतरनाक वर्ड है। वो कहते हैं यार क्या परसेंट आप बताते हैं। हमारे लिए तो चीनी 40 से 45 रुपए महंगी हो गई, आटे का 20 किलो का थैला 232 रुपए महंगा हो गया। हमारे लिए दालें 30 35 रुपए महंगी हो गई, और गोश्त हमारे लिए 200 300 रुपए किलो महंगा हुआ है इन 2 साल। देखें, 2 साल की जब परफॉर्मेंस पे बात करेंगे तो मेरे ख्याल से सबसे जो मेन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं और उनका क्या ताल्लुक है अवाम के साथ, वो डिस्कस करना चाहिए। सबसे पहले आपने इन्फ्लेशन का जिक्र किया। 2 साल पहले इन्फ्लेशन 3.5% पे थी, आज 11% पे है। इसका क्या मतलब है आम आदमी के लिए? आम आदमी के लिए चीज़ें महंगी हो गई। अच्छा, अब आप आ जाएं अपनी पर कैपिटा इनकम के ऊपर। पर कैपिटा इनकम 2 साल पहले $1650 थी, आज $1380 है। इसका मतलब एक आम पाकिस्तानी की पर कैपिटा इनकम डिक्रीज हो गई। उसकी जो परचेजिंग पावर थी, उसकी इनकम में इजाफा नहीं हुआ, कमी हुई, और दूसरे हाथ महंगाई बढ़ गई। तो आम आदमी के लिए जिंदगी गुजारना, अपना बजट पूरा करना मुश्किल हो गया। अब आप जीडीपी की बात, हुजम की बात कर लें, क्योंकि जीडीपी ग्रो करेगी, उसका क्या मतलब है कि नौकरियां मिलेंगी लोगों को, कारोबार बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, टैक्सेशन की कलेक्शन होगी, रेवेन्यू कलेक्शन। तो जीडीपी जो हमारी 315 अरब पे थी, वो आज 264 बिलियन पे आके खड़ी हो गई। तो जीडीपी का हुजम भी आपका कम हो गया। पहले ग्रोथ थी 5.8% जो आखिरी साल था फाइनेंशियल ईयर, आज नेगेटिव है। इसमें कोरोना का भी इंपैक्ट है। और लेकिन अगर आप जो फाइनेंशियल ईयर 19 को भी देखेंगे तो उसमें भी जो ग्रोथ रेट थी वो सिर्फ 1.9% थी। और टारगेट क्या था? आईएमएफ क्या प्रिडिक्ट कर रही थी? आईएमएफ प्रिडिक्ट कर रही थी कि 6% पे जीडीपी ग्रो करेगी। तो बहुत कुछ हुआ। इसके अंदर जो हुकूमत क्लेम करती है वो पॉजिटिव, वो ये कहती है कि उसने करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल कर लिया, और आज करंट अकाउंट डेफिसिट जो है 1 से 2 अरब के दरमियान में आके खड़ा हो गया। इसको जब हम गौर से देखते हैं तो क्या करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल किया गया एक्सपोर्ट को बढ़ा के? तो एक्सपोर्ट के फिगर आपको बताते हैं कि जो 24.7 अरब की एक्सपोर्ट थी फाइनेंशियल ईयर 18 में, वो 24.2 अरब पे आई 19 में, और आज 22 अरब डॉलर के ऊपर आके खड़ी हुई है। तो एक्सपोर्ट्स तो कम हो गई। फिर करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे कंट्रोल किया गया? एक तो रेमिटेंसेस बढ़ी, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी ने 19 अरब से लेके 23 अरब तक की रेमिटेंसेस आ गई इस साल, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है। लेकिन इसके अलावा सिर्फ इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया गया, और उससे यह हुआ कि आपकी पूरी मईशत बैठ गई। तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्या आगे जाके जब मईशत दोबारा खुलेगी, क्या ये सस्टेन रहेगा? इधर ये सवाल है। मेरे ख्याल से नहीं रहेगा सस्टेन, क्योंकि जब भी ग्रोथ और डेवलपमेंट हुकूमत में होगी फिर इंपोर्ट के ऊपर प्रेशर आएगा। हमें यहां ये चाहिए था कि एक्सपोर्ट्स बढ़ती, जहां आपने 60 से 70% रुपये को डीवैल्यूएट कर दिया, तो उसके वो नताइज नहीं आए। अभी ये जुलाई के फिगर पॉजिटिव आए हैं, लेकिन हम जुलाई को तो डिस्कस नहीं कर रहे, हम तो पिछले 2 सालों को डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर को। बिल्कुल ठीक है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत सारे चैलेंजेस अभी रहते हैं। अभी भी जो इन्होंने जीडीपी ग्रोथ का टारगेट रखा है वो 1 to 2% है। सब इदारे यही कह रहे हैं कि 1 to 2% अगर ये अचीव कर लें। लेकिन इसी तरह आप देखें, टैक्स कलेक्शन देखें जो पिछले 2 सालों में हुई, तो वो भी हर साल से पिछले कम कलेक्ट हुई। ये पाकिस्तान की तारीख का एक नायाब हिस्सा है जहां टैक्स कलेक्शन पहली दफा लगातार 2 सालों से कम कलेक्ट हुई। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मुल्क नहीं चल सकता अगर आप टैक्स कलेक्शन को नहीं बढ़ाएंगे। टारगेट ज्यादा क्यों रख लिया इस बजट में? देखें, इस बजट में टारगेट इन्होंने जो ज्यादा रखा है, इन्होंने बताया, ये कहते हैं कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। फिर ये कहते हैं कि 1000 अरब से जो टैक्स कलेक्शन है पिछले साल से 4.9 ट्रिलियन का टारगेट रखा है। तो ये कैसे कलेक्ट होगा? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और आगे आने वाले दिनों में एक बड़ा रियल चैलेंज है हुकूमत के लिए कि टैक्स कलेक्शन अगर रिड्यूस हुई तो वो उसका इम्पैक्ट सूबों की जो है वो फंडिंग के ऊपर आएगा, डेवलपमेंट के ऊपर आएगा। तो 0 रेटिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। पिछले टेन्योर में 0 रेटिंग दी गई एक्सपोर्टर्स को, और उनके लिए एक आसानी पैदा हो गई कि वो इस टैक्स के जुंगल से जहां एक फाइलिंग हुई और फिर रिफंड के लिए वो लाइनों में लगते थे, वो खत्म हो गया। अब दोबारा जो है वो 0 रेटिंग खत्म करके एफबीआर अपनी टैक्स कलेक्शन को तो बढ़ा देती है, दिखा देती है कि उसकी कलेक्शन ज्यादा है, लेकिन ये वो वर्किंग कैपिटल है जो इंडस्ट्री के लिए बड़ा वाइटल होता है। ये 6-7 महीने अगर उनको रिफंड्स ना मिले तो वर्किंग कैपिटल कैश ट्रैप हो जाती है इंडस्ट्री, और वो आगे उसके लिए इंडस्ट्री को चलाना मुश्किल हो जाता है। अभी मुझे जो टेक्सटाइल वाले हैं वो बताते हैं कि तकरीबन उनकी 250 अरब से ज्यादा जो है रिफंड्स अभी पेंडिंग हो चुके हैं, और वो सख्त एक वर्किंग कैपिटल के बुरहान का शिकार हो रही है। तो मैं समझता हूँ ये एक रिग्रेसिव पॉलिसी थी 0 रेटिंग को खत्म करना, और मैं समझता हूँ अगर हुकूमत को चाहिए कि अभी भी 0 रेटिंग टेक्सटाइल को दी जाए ताकि एक्सपोर्ट्स बेहतर हों। उसके अलावा आपने कहा कि जो पब्लिक ओन्ड कंपनीज हैं,
पब्लिक ओन्ड कंपनीज में अगर आप ओवरऑल देखें, इनका 14 ट्रिलियन रुपीस की जो थे वो डेट था जो ये ओन करती थी, वो बढ़ के 28 ट्रिलियन पे चला गया। तो ओवरऑल पिक्चर जब आप देखते हैं तो वो बड़ी भयानक है। इन्होंने सरमाया पाकिस्तान बनाया था जिसके अंदर जो नॉन परफॉर्मिंग या प्राइवेटाइजेशन की तरफ इन्होंने लेके जाना था कुछ सेक्टर्स को, लेकिन मुझे ये सुनने में आया कि एक भी बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई सरमाया पाकिस्तान की। और कोई सर असद उमर साहब बारहा इसका जिक्र करते नहीं, आपको याद होगा, लेकिन कोई ऐसा खातिर खा करते इकदाम तो नहीं होते देखे। बिल्कुल, ये देखें असद उमर साहब तो पीआईए के बड़े चैंपियन थे और पिछली दफा जब स्टील मिल के भी चैंपियन थे और वो कहते थे कि इसको हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे, और अब पीआईए को प्राइवेटाइज की भी बात करी जा रही है और स्टील मिल को भी प्राइवेटाइज करने की। मैं समझता हूं कि उन अदारों को जो एफिशिएंटली नहीं मैनेज हो रहे और बड़े अरसे से नजर आ रहा है नहीं हो रहे, उनको प्राइवेटाइज करना चाहिए। और क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस को एफिशिएंटली रन करता है, गवर्नमेंट का काम नहीं है वो बिजनेसेस को रन करे। ये कॉन्सेप्ट मेरा तो क्लियर है कि हर वो काम जो प्राइवेट सेक्टर बेहतर तरीके से करता है उसको वो देना चाहिए है। तो मैं समझता हूं कि ओवरऑल ये जो रेलवे के ऊपर मैं सुन रहा था कि जो लोकोमोटिव्स का नंबर बढ़ गया था, लेकिन अब पिछले 2 सालों के अंदर लोकोमोटिव जो आपके कार्गो के जो थे उसके अंदर जो है कदरे कमी आई है। तो ये इम्प्रूवमेंट जो है वो नहीं नजर आ रही, जो कि एक अच्छा सर्कुलर डेक्ट के ऊपर अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं उसके ऊपर बात करना चाहूंगा। देखिए, पीटीआई ने बहुत दफा कहा कि वो सर्कुलर डेट को कंट्रोल कर लेगी और जीरो हो जाएगा। ये जो है उमर अयूब साहब के 2-3 दफा बयान आए कि जून 2020 तक सर्कुलर डेट जीरो हो जाएगा, लेकिन आपने देखा कि सर्कुलर डेट जो 1 ट्रिलियन पे था वो 2 ट्रिलियन पे आ पहुंचा। उसकी 3-4 वजूहात हैं सर्कुलर डेट की। एक तो पावर परचेज जो प्राइस है, इट इज अ पास थ्रू आइटम, यानी कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन है और जो आप कंज्यूमर से चार्ज कर रहे हैं उसमें फर्क। तो उस फर्क को जो है वो सब्सिडी हुकूमतों ने देनी होती है, जो नहीं वो दे पाती तो वो सर्कुलर डेट में ऐड हो जाता है। इसी तरह एफबीआर जीएसटी चार्ज करती है बिलिंग के ऊपर, लेकिन आपकी जो रिकवरी है वो कम होती है, उसका एक गैप वो चीज इंक्लूड हो जाती है सर्कुलर डेट में। फिर आपका थेफ्ट और लाइन लॉसेस भी इसके अंदर शामिल होती हैं। यहां क्या हुआ, आपने देखा कि जो आपकी लाइन लॉसेस हैं वो 22% से 18% पे गए पिछले टेन्योर में, आज वो दोबारा 19% पे आ गए। जो आपकी कलेक्शन थी वो 84% आपकी रिकवरी थी, वो 84% से 90% पे गई और आज दोबारा 80% पे आ गई।